न्यूक्लियस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में जानने से पहले हम सबको एटम्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर जानना होता है, और हमको पता है कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस आता है। तो ऑफ कोर्स हम अब वो जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास न्यूक्लियस, और एटम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें हमने बेसिकली शेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ा था, लाइमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, और एनर्जीज का फॉर्मूला पढ़ा था कि कितनी एनर्जी होती है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर अब मैं यहीं पर ये क्वेश्चन पूछूं कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीजें होती हैं, कोई बता सकता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके बाहर जो होता है ये मेरे पास क्या होता है? तो ये मेरे पास होते हैं शेल्स। एम आई राइट? तो ये हमारे पास शेल्स हैं। और अगर बात की जाए कि, एक सेकेंड, यस, तो यहाँ पे ये जो मेरे पास है अंदर का जो पोर्शन है, ठीक है, तो वेट सेक, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये रेड रेड कलर का जो है, तो ये मेरे पास है न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और वो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। तो अब अगर मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो ये क्या चीज बनाता है? तुम सबको पता है कि अगर कोई भी तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट को अगर मान लो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स से, अगर मेरे पास एक एलिमेंट है जो कि एक्स है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और जो उसका एटॉमिक मतलब मास नंबर जो होता है, मास नंबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ये ए क्या है अपने आप में? मास नंबर ए। और ये जो Z तुम्हें दिख रहा है ये है मेरे पास एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये X क्या है मेरे पास अपने आप में? एक एलिमेंट, ठीक है भाई। तो एटॉमिक नंबर तो सबको पता ही है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। और मास नंबर क्या होता है? जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं भाई। भाई मास क्या होता होगा? ये जो मास नंबर तुम देख रहे हो ये क्या है? तो ये अपने आप में मास नंबर किसके बराबर होता है? कोई बता सकता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यस सर। सिंपल है। तो जो तो इसका मतलब मास नंबर न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और इट इज ए टोटल सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन का अपना कुछ मास होता है क्या? ऑफ कोर्स होता होगा। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब यहाँ पे दिव्यांश, कैन आई से प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। ओके कृति, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल सही है, ठीक है। मास नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर तुम्हें कभी भी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर निकालना होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता लगेंगे? मास मास नंबर माइनस प्रोटॉन। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर, ए यस माइनस सर। जेड। भाई यही तो हुआ भाई, एटॉमिक नंबर जितना होता है वही तो प्रोटॉन हुआ। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, या फिर एटॉमिक मास मतलब मास नंबर बोलो। ठीक है भाई, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तो नो ये सर। एक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट की, ऊपर मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम लोगों ने पहले से ही पढ़ भी रखा है, जब तुम 9th क्लास में थे तुमने एक टॉपिक पढ़ा था आइसोटोप्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोटोप्स? कोई है यहाँ पे? रितेश, तुम्हें तो पता ही होगा आइसोटोप्स के बारे में, तो बहुत डिटेल में पढ़ा है। सर जिनका वो ऐसे मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, या फिर उल्टा शायद। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, तो पहले एटॉमिक नंबर आता है ना, तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम फिर और यस मास सर। नंबर डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो क्या हाइड्रोजन अपने आप में अकेला होता है या हाइड्रोजन के बहुत सारे रूप मिलते हैं? वो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीन हाँ होता है सर, ठीक है। हाँ। जैसे कृति है, कृति इस दुनिया में एक ही है या बहुत सारी कृति मिल जाएंगी? मिल तो बहुत जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है, क्या पता डिट्टो में मिल जाए, ठीक है।
तो पर देखते हैं। नहीं सर। एक तो तो इसका क्लास में रहती है कृति की हेड। पहले तो मैं कृति को कीर्ति बोलता था, मेरे को लगा इसका नाम कीर्ति है। फिर मैंने मुझे आपको बहुत बार करेक्ट किया था फिर सर। मेरे को लगा कि कृति, मैंने कृति क्या होता है, कीर्ति होता है, मतलब लड़कियों के नाम कीर्ति सुना है मैंने। फिर ठीक है, एक नया नेम है, ठीक है चलो। तो ये हमारे पास आ गया आइसोटोप्स। तो आइसोटोप, श्रेया, श्रेया तुम आई हो क्लास के अंदर? श्रेया? सर नहीं है वो। अच्छा क्यों? और तुम लोगों ने पूछा भी नहीं उससे, कहाँ है वो? सर पूछने पे भी नहीं बताती है वो तो। अच्छा तुम कॉल तो करो एक बार, क्या पता बता दे। हाँ ठीक सर। है, वो क्या पता इस चीज का वेट कर रही हो, ठीक है, वरना रोएगी वो कि बताओ पूछा भी नहीं मेरे से, मतलब मैं इतनी वो गई हूँ क्या। ठीक है, सारे बच्चे लिख लें, सारे बच्चे लिखें द एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैव द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। सारे बच्चे लिखें आइसोटोप्स के अंदर, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट which have the same atomic number, which have the same atomic number but different mass number, but different mass number are called isotopes, are called isotopes। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है, मतलब सबको पता ही है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मतलब बाहर का, लेकिन अंदर की साइड वो चेंज हो सकता है। मान लो कोई भी तुम्हारे पास एक एटम है, तो एक ऐसा है, ये भी सेम ऐसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही बढ़ गया और यहाँ पे ये और बढ़ गया। जैसे हाइड्रोजन का पढ़ा है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तो इसका मतलब मास नंबर अगर चेंज होगा तो अंदर का ही तो हिस्सा चेंज हुआ है, तो ये अपने आप में क्या हुआ, आइसोटोप हुआ। तो हाइड्रोजन का पढ़ा था, याद है 11th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा था। तो एक यस। मेरे पास होता है ये भी H1, ये भी H1 और ये भी H1, मतलब एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट। देखो 1 2 3, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में आइसोटोप्स हैं। ऐसे लिथियम भी होता है, लिथियम का तुमने सुना होगा, एक लिथियम होता है 3 6 और दूसरा लिथियम जो मिलता है वो हमें मिलता है 3 7। तो मतलब एक ही इंसान अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, किसी का मूड कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स को देखकर ही तो हम एवरेज मास लेते हैं क्लोरीन का 35.5 लेते हैं ना, ऐसा क्यों? यस। क्योंकि 75% 35 वाला मिलता है और 25% 37 वाला मिलता है, तो हमने यस। दोनों का एवरेज निकाल रखा है। तो एवरेज निकालेंगे तो कितना आता है, 35 आता है ना प्यारे प्यारे बच्चों? यस। नहीं आया समझ? जैसे मेरे पास क्लोरीन दो टाइप के मिलते हैं, तो एक क्लोरीन तो मिलता है मेरे पास 1735 वाला और एक क्लोरीन मिलता है 1737 वाला। तो देखा गया कि ये वाला कितना परसेंट है, 75%, और ये वाला कितना है, 25%। तो हमने इनका एवरेज निकाल लिया है, 35 इंटू 75% प्लस का 37 ये 9th का क्वेश्चन था ना शायद। हाँ 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 हाँ, 9th में आता है, लास्ट में था, इंटू 25। पर कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता ये हो क्या रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो करोगे तो मेरे पास 35.5 आ जाएगा। तो ये है मेरे पास इस तरीके से, मतलब ये आइसोटोप्स होते हैं, एक एलिमेंट बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। अरे आर्यन भतौरिया नहीं है क्या क्लास के अंदर, ना सुकृति है, ये क्या हो गया कुछ बच्चों को? सर उनका प्री बोर्ड वो है 24th से है। अच्छा कल से है, इसलिए वो नहीं आया है। हाँ केमिस्ट्री का ही है शायद पहला। ओह तुम्हें कैसे पता, ये बात किससे बातें हो रही है तुम्हारी? सर उसने बताया था। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो भाई ठीक है। तो ये था हमारे पास आइसोटोप्स के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आइसोबार के बारे में। तो अगर मैं आइसोबार की बात करता हूँ तो आइसोबार में क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स उल्टा, Yes, एटॉमिक sir. मास सेम और एटॉमिक नंबर। अब देखो एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो क्या ये सेम एलिमेंट का हो सकता है क्या? नहीं नो सर। सर। फिर तो इसका मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए, लेकिन मास नंबर सेम है। भाई पहले वाले का एटॉमिक नंबर सेम तो सेम एलिमेंट का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो फिर वो सेम एलिमेंट कैसे हो सकते हैं पहले पहले बच्चों, क्योंकि एक एटॉमिक नंबर तो किसी एक का ही हो सकता है, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखे थी एटम्स हैविंग द एटम्स, अलग अलग टाइप के, ठीक है ना, द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर, द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर but different atomic number, but
different atomic number are called isobar, are called isobar। जैसे मान लो हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हीलियम का कितना होता है 2 और 3। ऐसे ही इस हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब मैं ट्रीटियम ले लूं, हाइड्रोजन का ट्रीटियम, तो देखो मास नंबर सेम हुआ या नहीं हुआ, ऊपर ऊपर, लेकिन Yes, sir. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसी तरीके से अभी तुमने क्लोरीन और जैसे मान लो क्लोरीन का देखा था एक 37 वाला था ना आइसोटोप, तो एक मान लो Yes, sir. 37 और 17 वाला जो 25% था, और एक सल्फर ले लो 16 और 37। तो इसका भी क्या है, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इस तरीके से कैल्शियम और अर्गन भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोबार्स है। याद रहेगा सब कुछ को, अरे 9th और 10th का ज्ञान है यार, मतलब आजकल Yes, तो sir. केजी क्लास में पढ़ा देते हैं हम इन सबको, ठीक है। तो ये Hmm. हमारे पास है आइसोबार। अब आ रहे हैं हमारे पास आइसोटोन्स, ये नया है यहाँ से, सारे बच्चे एडिंग डाले आइसोटोन्स, और ये आ भी चुका है एक नंबर में। तो लिखे द न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियाई हैविंग, न्यूट्रॉन वाला है क्या? हाँ, सेम। which have the same number of neutrons, the nucleus या nuclei having the, which have the, having the, जो तुम्हें लिखना है same number of neutrons, जिनके पास same number of neutrons होते हैं, the nuclei which have the same number of neutrons, they are called isotones, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्लोरीन और एक है मेरे पास पोटेशियम, तो जरा देखना, अगर मैं इसको लिखता हूँ 39 और 19, तुम्हें पता है न्यूट्रॉन कैसे आता है, जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। Yes, बोलो, sir. तो 37 में से 17 माइनस करना कितना आएगा, 20. और 20। 39 में से 19 माइनस करना, 20. 20। तो इसका मतलब दोनों के पास कितने न्यूट्रॉन्स हो गए प्यारे प्यारे बच्चों, 20 और 20. 20। तो इसलिए ये दोनों अपने आप में आइसोटोन्स कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड रितेश। रितेश मोम क्या बोल रही है, गुस्सा कर रही है क्या? बात करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा तुम्हारी डांट पड़ती रहती है ना काफी नंबरों के पीछे, ठीक है। तो ये हमारे पास है आइसोटोन्स। वो तो चलो रितेश के इतने बुरे मार्क्स आते नहीं है, तब रितेश की इतनी डांट पड़ती है, मेरे को समझ नहीं आता जिस दिन रितेश ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि इसके मार्क्स कुछ थोड़े कम हो गए, तो उस दिन पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा घर पे, ठीक। थोड़े से मार्क्स कम आने पे ही मतलब मॉम इतनी टेंशन में आ जाती है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है तुमसे रितेश। अब आ रहे हैं हमारे पास आइसोमर्स। ये आइसोमर्स वाला आइसोमर्स नहीं है जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आइसोमर्स का क्या मीनिंग होना चाहिए, देखो, तो जिनके पास मतलब सेम एटॉमिक नंबर है, सेम मास नंबर है, लेकिन उनकी एनर्जी स्टेट काफी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, कुछ एकदम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा अपना अलग हटके है। तो सारे बच्चे लिखेंगे दोज न्यूक्लियाई, दोज न्यूक्लियाई विच हैव दी, सारे बच्चे लिखें दोज न्यूक्लियाई विच हैव दी सेम एटॉमिक नंबर, मतलब सेम सेम भी हो सकते हैं लेकिन स्टिल कुछ फर्क है, तो इसका मतलब वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में है। फिर तुमने कहा ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, लेकिन सेम सेम होने के बावजूद भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये कुछ अच्छे से रिएक्ट कर रहा है ये नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी स्टेट में कुछ ना कुछ फर्क था। सो लिखो दोज न्यूक्लियाई विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड द सेम मास नंबर, which have the same atomic number and the same mass number, but different, but have different energy state, but have different energy state is called isomers, ठीक है। but have different energy state are called the isomers। याद रहेगा भाई, Yes, sir. तो ये चीज सब बच्चों को याद रखनी है इसके अंदर, इसमें आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी दिक्कत है। अच्छा यहीं पर ही ना, अभी ये तो हमारे इसका पास सर एग्जाम्पल क्या होगा? कोई सा भी ले सकते हो एलिमेंट, कोई सा भाई, एग्जाम्पल तो अपने आप में सारे हुए ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तुम्हें जितने भी लेने हैं सारे ले लो। भाई ये लिथियम अगर दो है तुम्हारे पास, लेकिन ये अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब एनर्जी अलग होगी ना उसकी, ये तो सभी एलिमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर सेम, तो फिर तो वही हुआ ना अपने आप में। Yes, sir. लेकिन फिर भी सेम होने के बावजूद भी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसका Energy. मतलब तो कुछ ना कुछ उसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस था, कोई एक्साइटेड स्टेट में रहा होगा, कुछ ग्राउंड स्टेट पे रहा होगा, तो इस तरीके से फर्क आ जाता है।
अच्छा, अब ये जो मेरे पास वन एटॉमिक मास होता है, इसका हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है इसकी डेफिनेशन में। जब तुम 9th में तुमने देखा भी था, वन एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बता सकता है? ओ 1/12 ऑफ कार्बन। वेरी गुड। तो देखो कार्बन का मास जो होता है वो 12 यूनिट होता है। तो अब अगर तुम्हें इसे 1 यूनिट बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो कि ये 1 बन जाए? 1/12। 1/12। तो 1/12 से करोगे, 12 से 12 कट जाएगा तो ये 1 यूनिट आया। तो इसी को देखते हुए हमने कार्बन को स्टैंडर्ड मान रखा है, क्योंकि मोस्टली चीजें कार्बन की बनी होती है। तो एक स्टैंडर्ड मान रखा है, तो सारे बच्चों को पता ही है 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम। तो ये होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब न्यूमेरिकली डिफाइन किया जाता है। यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। तो अगर मैं रितेश तुमसे पूछता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय द 1 एटॉमिक मास यूनिट्स, देन व्हाट वुड यू से? सर उसमें मतलब एक प्रोटॉन की बात हो रही है। तुम्हारी मॉम तो यार बहुत लंबी बातें करती हैं, क्या बात है। चलो अच्छा, अब तुम बताओ। तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे रूम में आके बातें कर रही हैं? उससे चलो कभी कभी सही है। होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा तरफदार बताएगा। तरफदार, ये मैंने क्या बताया? Sir, 1/12 of mass of carbon atom. वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास। अब आ रहे हैं हम, देखो ये सब तो थी यार। देखो एक इंट्रोडक्शन जो कि बहुत बोरिंग होता है और बहुत ही, मतलब क्या बताना था, मेरे को तो पढ़ाने में भी शर्म आती है, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ाने का, अंदर से फील नहीं आती। अब आते हैं यहाँ से मेन चैप्टर पे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो सब तो बच्चों वाली चीजें थी। तो देखो अब ना न्यूक्लियर के साइज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियर का जो साइज है वो किस शेप में होता है? सर्कल, स्फेयर, ट्राइंगल या फिर क्यूबॉइड, क्यूब, किस शेप में होता है? स्फेयर। हाँ स्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर होता है हमारे पास। तो इसका मतलब अब मुझे एक बात पता है कि जैसे जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम और उतना ही ज्यादा उसका मास नंबर होने के चांस हो सकता है क्या? क्योंकि देखो भाई, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। जरा दवाई ववाई ले लो यार, गले में दर्द हो रहा है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा मास नंबर होने के चांसेस होता है, क्योंकि उसमें उतने ही ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, जरा बताना एक बार। 4/3 पाई आर 3 क्यूब। pi r cube। क्या बात है, तुमने तो मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ रखी है। वेरी गुड, ठीक है। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आइए, मैंने बताया। ए। वेरी गुड। बाकी लोगों को तो शायद कुछ मतलब पता ही नहीं होगा ना क्या चल रहा है ये सब, ठीक है। वेरी गुड। तो अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी है तो जरा मुझे एक बात बताओ, 4/3 और ये पाई, तो ये 4/3 और ये पाई अपने आप में एक कांस्टेंट है या वेरिएबल है? 4/3 पाई। कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो अब अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हो तो क्या ये उसी में इंक्लूड हो सकता है? यस सर। ठीक है। तो भाई कांस्टेंट लगाते हैं तो इसको इसको कांस्टेंट को इधर ले जाओ एक तरह से, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। और मान लो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट और 4/3 पाई उसी में सब इंक्लूड कर लो, तो ये आर नॉट हो जाएगा एक तरह से। मान लो ये मैंने कांस्टेंट माना हुआ है ए, ठीक है, आर नॉट, ये 4/3 पाई इसी में इंक्लूड हो गया। तो अब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू सो ये 4/3 पाई आर नॉट में, क्या क्या क्या, फिर से बोलना एक बार। मतलब जो 4/3 पाई है वो उसी में इंक्लूड होगा ना, आर नॉट वाले जो कांस्टेंट है हाँ हाँ, वो। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अगर दिक्कत हो रही है ना, तो ये 4/3 को इधर लेकर आ जाऊं, ठीक है। तो जब मैं इधर लेकर आऊंगा ना, तो ये 4/3 पाई और जो ये पूरा कांस्टेंट यहाँ पे आता, उन पूरे का ही टोटल कांस्टेंट कितना है मेरे पास, वो है आर नॉट, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये जो आर नॉट है ना, ये 1 बाय ऑलरेडी क्यूब हो रखा है, इसको इस तरीके से समझो। तो इस पे 1 बाय क्यूब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी 1 बाय क्यूब होकर आया है। मान लो अगर मैं इसमें से क्यूब हटाता हूँ, इसको ना ऐसे करके समझ लो, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरे पास आर क्यूब है, ये अभी प्रोपोर्शनलिटी है, ये ए है मेरे पास, और ये 4/3 पाई है, मतलब 3/4 पाई यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब जब तुम यहाँ पे ये क्यूब को इधर करोगे ना, तो ये मेरे पास पता है क्या बन जाएगा, पूरा जितना भी कांस्टेंट था, तो ये आर नॉट आ जाएगा। 1 बाय मतलब क्यूब रूट हो गया ना, और तो ये कांस्टेंट होकर ही बना है, क्यूब रूट होकर ही इतना कांस्टेंट आया है। और यहाँ पे हो जाएगा ए 1/3, मतलब क्यूब रूट जो बोलते हो तुम,
यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं वो sir, जो आर नॉट है, तो आर नॉट का हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी क्यूब रूट होकर आया है। already okay. हम्म, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कितने रूट टाइम्स? मास नंबर पे, आर नॉट मास नंबर पे। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मास नंबर, बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, क्यूब रूट Yes sir. मतलब उतारो। तो ये जो मेरे पास आर नॉट है ना, इस आर नॉट की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। ये कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10 की पावर -15। ओके, 10 की पावर -15, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, 10 की पावर -15 को मैंने कुछ बताया था आर्यन, पेरी पे- FM। पेरी, नहीं एफ से कुछ था। फर्मी, हाँ फर्मी हाँ फर्मी। फर्मी ठीक है। हाँ हाँ, वेरी गुड, प्यार से अपने फेरी बना दिया। ठीक है, ठीक है, ए फेरी वाले। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -15, तो इसको 1.2 फर्मी हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? महक, अतुल, विदुषी, अरण्या, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? और क्या करा है मैंने? ये मैंने कैसे कर दिया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने ये? जरा बताना एक बार। अतुल, ये मैंने कैसे लिखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई? स्फीयर, न्यूक्लियस का साइज स्फीयर में होता है, स्फीयर जैसा, हाँ ठीक है, तो उसका बिल्कुल। वॉल्यूम लिख दिया और इधर मास नंबर। तो ये जो तुमने देख तो समझ के आया इससे? ये मैंने कैसे करा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं? ये कोई रूल तो है नहीं। श्रेया आ गई है क्या क्लास में? श्रेया, मेरी आवाज आ रही है? देख तो रहा है 12th है श्रेया। तुम सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। श्रेया, इग्नोर मार रहे हो तुम? कृति, एक बार जरा से पूछना कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। पूछ रही हूँ। अरे सबके सामने पूछो ना। अरे सर, सर इंटरनेट इशू। इंटरनेट अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। किसने किसने कहा है फिर टिम्बल विम्बल लगवाओ? एयरटेल लगवा लो अच्छा वाला, कॉम्प्रोमाइज करते हो बताओ पढ़ाई के साथ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो गया। भाई मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना बड़ा घर होगा, उतने ही तो लोग उसके अंदर होंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। हाँ, श्रेया की बात अलग है। ठीक है, श्रेया के पास खूब पैसा है, वो अलग बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो हम अपनी बात करते हैं, हम सारे मिडिल क्लास है, ठीक है, तो अगर जितना बड़ा घर होगा उतने ही ज्यादा वहां पे फैमिली मेंबर होंगे, तभी तो लोग बड़ा घर लेते हैं, वरना कोई बड़ा घर क्यों लेगा? ठीक है, फिर लेना तुम लंबरगिनी वंबरगिनी जो भी आती है, लेकिन लोग बड़ा घर नंबर क्यों? हाँ, लंबोर्गिनी जो भी तुम बोलते हो प्यार से। ठीक है, तो बड़ा घर तुम क्यों ले रहे हो? इसका मतलब फैमिली मेंबर तुम्हारे ज्यादा है, वरना लेने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो वही तो करा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उससे निकाला है यस मैंने सर। ये। तो रेडियस और एटॉमिक मास में क्यूब रूट का रिलेशन होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, अगर रेडियस एटॉमिक नहीं, अगर रेडियस मास नंबर पे डिपेंड कर रही है, तो फिर तो न्यूक्लियर डेंसिटी भी करनी चाहिए। यस सर। क्या होती है न्यूक्लियर डेंसिटी? वैसे क्या लग रहा है, क्या फील आ रहा है? न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो सकती है? मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल सही है भाई। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? ऊपर जितना मास और अपॉन में डेंसिटी कर देंगे तो वही, नहीं, नीचे अगर क्या कर देंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कर देंगे, तो वो डेंसिटी कहलाती है ना। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम,
तभी तो डेंसिटी बनता है। चेक कर लेते हैं एक बार। ये उतार लिया सबने? यस Yes, sir. सारे बच्चे हेडिंग डालो न्यूक्लियर डेंसिटी। तुम्हें डिस्टरबेंस आ रही है कुछ? टक 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 टक। नहीं थैंक गॉड, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास सर। कुछ नहीं सर इसमें काफी कुछ तो कट चुका है। है। हाँ, ये गामा अल्फा बीटा ये सब कट चुका है, और इसके बाद रेडियो एक्टिविटी कट चुका है। अरे नहीं, अरे सही में सर। सही में? सर एक मिनट देख रही हूँ। मुझे भेजना एक बार ये। भरोसा ही नहीं सर, बताओ। नहीं नहीं, भरोसा तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं मेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है ना कि सच में ऐसा हो। ठीक है, तुम पे तो मुझे बहुत भरोसा है। ठीक है, तुम Thank सब Sir, ये सब हटा है। Radioactivity, alpha, beta, gamma particle rays and their properties, radioactive decay law, half-life and mean life, binding energy per nucleon and its variation with mass number. ये हट गया है। यस सर। अबे तो बचा क्या फिर? सर चैप्टर खत्म करते हैं, चलो। हाँ सर खत्म कर। यार ये नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हट गया है। हाँ तो सर, भेजू। and its variation with mass number. एक बार भेजना कृति। यस सर। ये तो बदतमीजी हो रही है फिर, ये तो कुछ बचा ही नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूक्लियर डेंसिटी पे आते हैं। तो देखो न्यूक्लियर डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो हमें चाहिए मास और नीचे वॉल्यूम। अब जरा बताना मास कितना होता है। जैसे मान लो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, भाई ये न्यूक्लियस है मेरे पास, तो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, राइट। अब न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास जो है ना वो m है, और तुम्हें पता लग गया कि इसके अंदर टोटल मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के कितने बन रहे हैं। भाई जरा बताना, जितना मास नंबर होता है उतना ही तो नंबर होगा। यस सर। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, और वही तो न्यूक्लियन होता है। और एक का Yes, मास sir. अगर स्मॉल m है तो टोटल कितना हो जाएगा मास फिर? एम MA. ए। m a हो जाएगा, m इंटू में a, राइट एवरीबडी। क्योंकि भाई टोटल नंबर अगर तुम्हें एक का मास पता है तो पूरी क्लास का मास पता लग जाएगा, क्योंकि सबका वेट मान लो एक जैसा है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे? सही है, तो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पार्ट हटा ही दिया, बस यही है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए तो सोच लो कितनी शर्म की बात होगी वो। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो जरा बताना आर को मैं क्या लिख सकता हूँ। मैंने लास्ट वाले पेज पे क्या बताया था? आर नॉट इंटू ए का क्यूब रूट। आर नॉट इंटू ए का 1/3 लिखते हैं क्यूब रूट को। यस सर। Yes, sir. और ये पूरे का क्यूब है फिर, ठीक है। यस सर। अब पूरे का क्यूब करोगे तो क्यूब से क्यूब ये अपने आप में चले जाएगा, तो ये हो यस जाएगा फोर Yes, बाई sir. थ्री पाई आर नॉट का क्यूब, और ये हो जाएगा ए क्यूब और अपॉन में 3 ए। ए हो बचेगा, राइट। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गई है। अब जरा बताना न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले? Mass upon मास ऑफ volume. न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, बच्चे तुम्हारे पढ़ने लग गए हैं थोड़े से, ठीक है। थोड़े से। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अरे थोड़े से बच्चे मतलब टोटल में से, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया अभी तुमने देखा, एम ए। और न्यूक्लियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो क्या ए से ए कट जाएगा? यस सर। Yes, sir. ये 3 ऊपर आ जाएगा, यस सर। ओके। तो ये हो जाएगा 3m अपॉन में 4 पाई आर नॉट का क्यूब। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई है फाइनली यहाँ पे? 3m अपॉन में 3m अपॉन में 4 पाई आर नॉट का क्यूब, राइट। तो ये आ गया, तो जरा श्रेया ने बताना। बिगाड़ दिया। हाँ, वैसे यार एक बात तो है, श्रेया अभी बात नहीं कर पा रही तो एकदम क्लास बोरिंग सी लग रही है, मजा नहीं आ रहा, वो फील सी नहीं आ रही। जब श्रेया एकदम बात करती है तो थोड़ा ठीक रहता है, माहौल बना रहता है। हम्म। तो ये क्या है
हम बच्चों की बातें कर रहे हैं, हर चीज में ठीक है कि तुम्हें थोड़ा सा जेलस फील हो रहा होगा, लेकिन हम तो टीचर है ना, टीचर के साथ वही क्या सर, जेलस फील होना, ठीक बहुत है जेलस। ठीक है। कुछ लोग जेलसी में इतना जल जाते हैं सर, इतना नहीं जलना है कि भस्म हो जाओ, ठीक है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ, शिरा का दिल कोई इतना छोटा नहीं है कि अगर वो किसी और को मतलब चाहती है तो किसी और को नहीं कर सकती, दिल बहुत बड़ा होना चाहिए कि अगर तुम किसी और को कोई वो वैल्यू देते सर हो उसने तो बोला बस करो लिखा सर। उसने बस सर अच्छा। बस। अच्छा अच्छा, ओके ओके श्रेया, ठीक है, थैंक यू सो मच श्रेया। तो ये हमारे पास है 3m अपॉन में 4πr0 क्यूब। कितनी खुश हो रही है, देख रहे हो इसे, बस सर मतलब अंदर अंदर खुश बहुत हो रही है कि देखो मैं एक्टिव नहीं हूँ लेकिन तब शर्मा भी। गई सर। हाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे। अब तुम्हें क्या चीज समझ में आ रही है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या मास नंबर पे डिपेंड कर रही है, ए दिख रहा है किसी को? नो सर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। तो एक बच्चा कह रहा है हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, वी नो वेरी वेल न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मास नंबर, क्योंकि सर ने खुद ही बताया, तो उनको उतनी क्या बात याद आ जाती है कि सर ने बोला था मास नंबर, और जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम में तो फिर डेंसिटी भी आएगा, तो वो उसको रॉन्ग ही करके आ जाते हैं, कहते हैं ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, बल्कि करती है। अरे भाई थोड़ा न्यूमेरिक मतलब थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन देख लो, मैथमेटिकली तो नहीं कर रही ना, ठीक है। तो जब वो खुद ही पूछ रहा है तो तुम्हारा तो पहली बात तो ऐसा बनता नहीं था कि रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का क्या होता है, 3m अपॉन में 4πr0 का क्यूब। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो नो सर। सर। ठीक है, तो हो गया, सबने उतार लिया है, अतुल, कृति, अनन्या, अक्षत, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये था हमारे पास कि न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। अब देखो यार, न्यूक्लियर डेंसिटी वैसे हमने निकाल रखी है, मतलब सारी वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, मुझे मास नंबर पता है, मतलब मुझे मास पता है, R0 की वैल्यू पता है, तो हम ये सब चीजें इसके अंदर पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो चीज मैं कर नहीं रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे न्यूमेरिकल वूमेरिकल्स आएंगे ऑफ कोर्स। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, आइंस्टीन ने एनर्जी के बारे में कुछ बताया था, तो वो क्या बताया था, कोई बता सकता है? आइंस्टीन ने एनर्जी, mc² E इज वेरी इक्वल टू गुड, MC स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। तो ये अगर हमारे पास mc² अगर बताया था, तो ये जरा बताना कि जब भी कोई, जैसे तुमने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, फिजन। तो इसमें ये एनर्जी क्यों निकल के आती थी, कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे, ऐसा ऐसा क्या होता है कि एनर्जी अपने आप निकल के आ रही है? क्या किसी के मन में ऐसा सवाल नहीं आया कि जब न्यूक्लियस आपस में जुड़ती हैं, या जब हैवी न्यूक्लियस छोटे में टूट जाती है, तो फिर उनमें से एनर्जी निकल के आती है, तो वो एनर्जी क्यों निकल के आती है? क्या किसी ने अपने दिल से या अपने दिमाग से ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों होता होगा? जब तुम 10th में तुमने चैप्टर पढ़ा था सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ दीक्षा, तुमने क्वेश्चन पूछा अपने वो आप तो से? सर बोर्ड में छोड़ के गए थे। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हो, कोई छोड़ के नहीं गए थे, सब याद करके गए थे, हाँ बोलने वाली सर बातें हैं रट्टा बस। लगा के गए थे बड़ी मुश्किल से। हाँ अच्छा, सर। ठीक है चलो। यहाँ पे है ऐसा कोई मुसाफिर जो बता सके कि जब न्यूक्लियस जुड़ती हैं या जब न्यूक्लियस टूटती हैं तो एनर्जी क्यों निकल जाती है? तरफदार, ऐसा क्यों होता है? सर पता नहीं। वेरी गुड, शाबाश। सर अगर टूटती हैं तो पहले मतलब ऐसे जैसे बॉन्ड टूटता है तो फिर उसमें से भी एनर्जी निकलती है ना, तो अच्छा, इसमें से भी निकलनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो देखो, एक्चुअली में हमारे पास, देखो ये दो न्यूक्लियस है, बिल्कुल सही सोचा तुमने, पर अफसोस ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लो दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। अब ये दो न्यूक्लियस है, मान अभी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लो मेरे पास इसका मास, अभी तुम वैसे करके समझो कि मान लो ये मेरे पास 50 kg है, सपोज, इतना कभी होता नहीं है, मैं एक वैसी स्टेटमेंट ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल, और ये 50 है, और ये मान लो मेरे पास 60 kg है, ठीक है। तुमने इन दोनों को जोड़ा, तो जब ये फ्यूजन कर रही है, फ्यूजन का मतलब जो दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगी, तो जरा बताना, जब ये आपस में जुड़ेंगी तो ये बड़ी न्यूक्लियस बनेगी या छोटी? बड़ी। बड़ी। चलिए, हर चीज छोटी नहीं बनती है, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, वो सोच रही है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये फाइनली जब जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियस बड़ी होगी, क्योंकि वो दो छोटी छोटी है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए 50 + 60 अब कितना बन जाना चाहिए इसका मास? 110। 110।
वेरी गुड, बहुत अच्छा टाइम लिया तुमने, क्योंकि इतना क्विक रिप्लाई। नहीं सर, वो कुछ क्या? एनर्जी लॉस भी होती है ना, मतलब। हाँ, अब तो तुम्हें पता तो है रीजन, तब भी नहीं पता। ओ बिल्कुल देखो, अब इसका बनना चाहिए था 110, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, मान लो ये सिर्फ बना 105। तो अब यहाँ पे यही तो सवाल उठता है कि भाई जब पहले 50-60 था और जब ये जुड़ गया तो 105 क्यों, 110 क्यों नहीं बना? तो वो जो 5 का मास था वो क्या हुआ, वो 5 का मास तो लॉस हो गया कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ लॉस हुआ। तो वो जो 5 का मास था वो ही तो एनर्जी के फॉर्म में निकला, क्योंकि देखो आइंस्टीन ने क्या बोला, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब MC स्क्वायर है तो अब देखो यहाँ पे वो 5 का मास का लॉस हुआ, तो वो 5 मास को रखो 5, और जो ये लाइट होता है कितना होगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा। यस स्क्वायर सर, कर दो तो बताओ ये जो वैल्यू निकल के आएगी एनर्जी की, ज्यादा निकल के आएगी कम निकल के आएगी? बहुत ज्यादा। ज्यादा। बहुत ज्यादा। जितना भी एक टाइम से भी अगर मास तुम और बढ़ाते हो तो उतने ज्यादा वो C स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो एनर्जी बहुत 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 ज्यादा हो जाती है। इसीलिए तो इसलिए अच्छा, इसको E इक्वल टू MC स्क्वायर की जगह पे अगर मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा MC स्क्वायर, क्योंकि मास डिफेक्ट आ रहा है ना। यस सर। अच्छा मान लो ये 50-60 और ये भी अपने आप में 110 है, तो क्या कोई एनर्जी निकलने के चांस है? नहीं सर। क्यों, क्यों चांस नहीं है? सर वो दोनों कंबाइन हो गए ना, कोई वो वेस्टेज नहीं रहा। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी यार। Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है भाई, तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास मास डिफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? कृति, तरफदार, अतुल, श्रेया, महक। नो सर। तो महक जरा मुझे एक बात बताओ तो, नो सर। अरे ठीक है, नो सर, ओके ओके। तो महक अब जरा मुझे एक बात बताओ कि ये एनर्जी कब रिलीज हो सकती है, कौन सी दो कंडीशन में? सर जब मास में चेंज आएगा हाँ, तो और अब वो जब दो अब वो न्यूक्लियस कंबाइन होंगे। बिल्कुल कंबाइन होंगे या फिर वो टूटने पे भी निकल सकता है? हाँ, टूटने पे भी निकलता है। ठीक है, मान लो पहले एक न्यूक्लियस थी, वो मान लो 110 की थी और वो दो में टूट गई, कैसे? तो एक टूटी है 48 में और एक टूटी है 58 में, तो 4 मास का लॉस आ गया यहाँ पे, 2 वहां से और 2 वहां से। नहीं आया समझ? यस सर। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो डेल्टा है, मतलब 4 × C का स्क्वायर। तो ये इसे बोलते हैं मास का डिफेक्ट हो जाना। तो याद रहेगा भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करता हूं तो न्यूक्लियर फोर्स अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है या वीक इंटरेक्शन होता है? न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे हेडिंग लिखें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में।
तो न्यूक्लियर फोर्स, तो अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करता हूँ सारे बच्चे सबसे पहली लाइन लिख लें, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन। तो न्यूक्लियस काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर लेता है न्यूक्लियॉन्स को, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करता है किसी के साथ भी। दूसरी बात लिखो शॉर्ट रेंज है, क्या यहाँ की न्यूक्लियस मुझे अट्रैक्ट कर पाएगी? वो इतने नहीं छोटे सर। लेवल पे है, इतने छोटे लेवल पे है कि वो इलेक्ट्रॉन को तो अच्छे से बाइंड कर पाएगी, लेकिन जो बहुत दूर इलेक्ट्रॉन है उनको नहीं कर पाएगी। तो ये शॉर्ट रेंज हुए ना। सेकंड लाइन में लिख लो दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज हो सकता है? लॉन्ग रेंज। लॉन्ग, वो बहुत ही बड़ा लॉन्ग रेंज होता है वो तो। बताओ escape वेलोसिटी के अंदर अंदर, आई मीन ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके अंदर सब पे लगता है ग्रेविटेशन, इवन बाहर भी लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो, ठीक है। वो तो ग्रेविटी हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सर हाँ 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 बोलो। एक फर्स्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन छोटा है, ठीक है, ऐसा है। तो इसको इस तरीके से समझो कि एक मेरे पास शॉर्ट रेंज है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो, समझ लो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में कोई दादाजी है मान लो, ठीक है। तुम्हारे दादाजी घर में बहुत चलाते हैं अपनी, और उनको कोई ना नहीं कह सकता। अगर उन्होंने कहा कि आज पालक पनीर बनेगा तो आज पालक पनीर ही बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता। अगर उन्होंने कह दिया कि आज कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल दिया मान लो, ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा क्या बोलूं तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। क्या हाँ तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। अबे अबे हाँ, रिलेटिवली होता है हर चीज, ठीक है। तो तुम्हारे दादाजी के घर में ही चल रही है, लेकिन जब तुम्हारे वाले दादाजी बाहर निकले तो बाहर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं किसी से, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों? बाहर मीटिंगें चल रही हैं, बाहर कहीं पे भी गए, किसी ने उनको भाव ही नहीं दिया। इवन जो बच्चे घूमते रहते हैं उन्होंने तो किसी ने नमस्ते भी नहीं बोला। और एक लड़की ने धक्का और मार दिया, बदतमीज बच्चे। तो ठीक है। गलत तो गलत धक्का और मार दिया दादाजी को, और फिर और वो डरती भी नहीं, क्यों? तो वो उनकी बेटी पोती थोड़ी है। उन्होंने कहा कि अंकल जी हटो ना, खेलने दो यहाँ पे, वहां पे जाओ, वहां पे श्रेया जैसे वहां। बच्चे ही होते हैं। तो वहां बैठे हुए हैं सारे के सारे बाबा जी। श्रेया। तो अब इसका मतलब बाहर इज्जत नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि दादाजी अपने घर में बहुत स्ट्रांग है, उनकी कोई एकदम सारे एकदम रूह कांप जाती है लोगों की, लेकिन दादाजी की बाहर नहीं चलती। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट बट शॉर्ट रेंज, ठीक है ना, क्योंकि घर में ही तो चला रहे हैं, बाहर चला के दिखाओ, ठीक है। तो इसीलिए दादी जी बोलती भी है सारी की सारी, बस घर में ही दिखाते हो, बाहर तो दिखाते नहीं हो। ऐसी दादी बोलती रहती है ना, दादाजी को भी लड़ाई वड़ाई होती रहती है। घर का शेर सिर्फ घर में ही शेर होता है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश अनन्या, ठीक है। आगे जाके तुम भी यूज करना किसी को बोलना हो तो, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन और शॉर्ट रेंज फोर्सेस हो गया। अब देखो, शायद मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर मैं डिस्टेंस का, मान लो ये है मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखो, जैसे कि कृति, दीक्षा और ये श्रेया है, ठीक है, मान लो। अब वो तुम्हें पता है कि ये लोग कहीं पे घूमने के लिए गए थे, लेकिन कौन रह गया था वहां पे? दो लोग रह गए थे ना वैसे। अच्छा अच्छा, दो बार हुआ था, अच्छा अच्छा। वैसे। एक बार कृति और श्रेया रही थी, श्रेया कॉमन थी अगर किसी को याद हो तो, उसके बाद दीक्षा रही थी। देखो हर कोई, ठीक है, हर किसी की फ्रेंडशिप का लेवल होता है, हर कोई क्लोज आता है, ठीक है, क्लोज आना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हद से ज्यादा क्लोज आना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, हद से ज्यादा क्लोज तो किसी की भी आना नहीं चाहिए। हर किसी की एक एक पर्सनल अपनी लाइफ होती है। अगर मान लो कोई सुबह सुबह को और उठ गए क्या तुम, कि हाँ उठ गए, तो पूछ क्यों रहा है भाई? अच्छा तुमने खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट हैड डिनर, भाई क्या है ये, कैसी बातें हैं ये? पर ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, वो भी आता है ना, तुम लोग बोलते रहते हो बाबू ने खाना खाया, ये सब जो भी है। तो इसका मतलब ये सब, अरे जी कुछ नहीं है, सर। ऐसे ही कर। तो इसका मतलब, तो आपस में ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, इंटेलेक्चुअल टॉक्स करो, इसके बारे में बात करो कि न्यूक्लियर फोर्स देखो बढ़ गया, दो एटम्स आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, एनर्जी निकलती है इज इक्वल टू mc ब्लॉक स्क्वायर। ब्लॉक ब्लॉक। अरे तो ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्टिव बातें करो ना, ये क्या बातें करते रहते हो कि नहीं नहीं मुझे समोसे पसंद नहीं है, मुझे ब्रेड पकौड़ा पसंद है। तो वो कहता है अच्छा कौन सा वाला, पनीर इससे वाला ज्यादा या वेज वाला? प्रोडक्टिव क्या हो सकता है? तो वही तो सर, कितने वेरी इंटेलेक्चुअल बात गुड, है। वेरी गुड, मुझे ठीक है, श्रेया को तुमसे ऐसी बातें करते हो तो ठीक है, कर सकते हो, किसी और के साथ मत करना ऐसे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब जब कोई ज्यादा क्लोज में आता है ना, फिर वो इरिटेट हो जाता है, पक्की बात है ये। अगर कोई ज्यादा ही, देखो नॉर्मल बातें होती है क्या चल रहा है घर में तुम बताओगे, लेकिन अगर तुम कुछ ज्यादा बताने लग गए
कि यार मैं तो परसों नहा ही नहीं हूँ, आज भी नहीं नहाई हूँ, क्योंकि ना मेरे को ना अजीब सा लगता है नहाते टाइम। वो भी कह रही कि हाँ यार मैं भी नहीं नहाती। तो अगर तुम ऐसी पर्सनल बातें करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि नहाई तुम भी नहीं हो, लेकिन तुम मुझसे कहोगे है ये तो नहाई नहीं है, और रियल में तुम भी जानते हो तुम भी नहीं नहाई हो। ठीक है, पर ठीक है, लोग ऐसे इरिटेट हो जाते हैं। ठीक, और मान लो कोई तीसरी सुन रही है, कहीं के है दोनों कैसी है, तो इसका मतलब इरिटेशन वहां पे लास्ट में, अगर तुम ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, पर्सनल बातों को पर्सनल ही रहने दिया जाता है। तो इसी तरीके से अब देखो, और अगर दूर होते, मान लो दो लोग बहुत दूर है, फिर इनके बीच में अट्रैक्शन होता है भाई। जब भी तुम कोई नए लोगों को देखते हो तो थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हो, मतलब वैसे नहीं दोस्ती बारे में, बदतमीजी मत करो। कुछ लोग देखो एक्साइट हो गए, ओ ये सर, ये आपको कैसे पता ये बात? फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ मैं भाई, कि चलो ये तो मतलब जो भी है, चलो तुम सोचते हो पता नहीं क्या, तो इसका मतलब एग्जाम्पल चेंज कर दो सर। अच्छा, तो क्या अगर कोई बकवास बहुत कर रही है सर, यही कंटिन्यू करो, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, ठीक है। कृति, आजकल तुम दीक्षा से मिल नहीं रही हो, बताओ। नहीं नहीं सर, वो दीक्षा, श्रेया ने लिखा दीक्षा है। जितनी एक्साइटमेंट दिखा रही है उससे साफ पता लग रहा है कि अरे तुम सर आजकल उसने चैट में लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चैट पे लिखा है, ओके ओके। एग्जाम्पल चेंज कर दो सर, ओके ओके ठीक। तो अगर कोई चीज, देखो ये डिस्टेंस है, अगर कोई बहुत दूर होता है तो तुम कोशिश करते हो कि यार हम इसके पास आ जाए, मतलब हम इसके दोस्त बन जाएं। ठीक है, ठीक है, तो तुम, इसका मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वो एनर्जी, अब वो एनर्जी कैसे भी हो सकती है, तो तुम अब एनर्जी को कम करोगे, क्यों? क्योंकि तुम, जब वो तुम्हारे पास आ रहा है, देखो डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो जब कोई तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा लगता जा रहा है, अच्छा लगता जा रहा है, अच्छा लगता जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, और फाइनली ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे डिस्टेंस एकदम मिनिमम हो गया। तो देखो, एकदम डिस्टेंस जब कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, मिनिमम हो गई? मिनिमम। मिनिमम हो गई, मतलब उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, मतलब वो थोड़ा सा खुश हो गया ना, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आके बदतमीजी नहीं करेगा कोई, नॉनसेंस बच्चों। तो मतलब यहाँ पे आके वो फाइनली उसको हैप्पी फील हो रहा है। ठीक है, कि आई एम सो हैप्पी नाउ। लेकिन अब हैप्पी होते होते उसे थोड़ा सा लगा कि नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस और कम होना चाहिए। अब भाई डिस्टेंस और कम, मतलब वो चाहता है डिस्टेंस और कम हो, एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है, मतलब स्टेबिलिटी मिल गई है उसे। स्टेबिलिटी मिलने के बाद भी वो चाहते हैं कि डिस्टेंस और कम हो, क्योंकि जब कोई क्लोज आ जाता है उसका मन करता है और क्लोज हो जाए। वो गलत है, और क्लोज नहीं जाना। क्यों? अब जैसे ही वो और क्लोज आने की कोशिश करेगा तो दूसरा वाला पर्सन होगा, तो उसको क्या अच्छा लगेगा? तुम कहोगे हाँ। क्या पता। बदतमीजी मत करो। नहीं लगेगा, कोई कोई किसी के पर्सनल मैटर में जाए, वो कैसे अच्छा लग सकता है? बताओ, कोई तुमसे पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारी मम्मी की शादी कब हुई थी? अच्छा, तो उस टाइम पे कौन कौन आया था? तो कह रहे ये क्या बात है, कौन कौन आया था, क्या मुझे लिस्ट चाहिए, मुझे देखना है वो कौन कौन आए थे। तो ये तो पर्सनल लाइफ हो गया ना, तुम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकते हो? कोई तुमसे पूरा बताओ कितने बजे उठी थी ना, 6 बजे, क्या मुझे उसको प्रूफ दो, 6 बजे उठी थी तुम, बताओ। फिर 6 बजे उठ के तुमने क्या किया? तो यार ये सब तो पर्सनल लाइफ में आता है ना, तो ये थोड़ी पूछ सकते हो तुम क्या क्या उसने। तो इसलिए अब क्या आएगा, अब आएगा रिपल्शन, अब होगी लड़ाई। अब लड़ाई होगी तो उसमें भी एनर्जी चाहिए भाई। जब तुम किसी के पास आना चाहते हो तो भी एफर्ट करना पड़ता है। अब तुम अगर उससे दूर जाना चाहते हो तो भी तुम्हें एफर्ट ही करना पड़ेगा ना, लड़ाई करनी पड़ेगी। तो अब दूर जाने की लड़ाई होगी, डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन देख रहे हो ये, तो अब जब बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाओगे फिर तो भाई हाथापाई हो जाएगी। तो देखो एनर्जी कैसे बढ़ गई। तो इसका मीनिंग तुम समझ रहे हो, ये सेम एटम के अंदर भी होता है। ये तुमने 11th में पढ़ रखा है ग्राफ, कुछ कुछ ऐसा। हाँ सर। तो मुझे एक बात यस बताओ, सर। जब एटम दूर दूर थे तो ये एटम, मतलब न्यूक्लियस जब दूर दूर थे तो ये पास आने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि हम पास आ जाएं किस तरीके से। तो ठीक है, ऐसा समय आया भी कि ये पास आ गए, लेकिन अब पास आने के बावजूद भी अभी चाहते हैं और पास आए, तो और पास आएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, रिपल्शन। तो अब रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए यस सर। एक कंडीशन पे क्या होता है, इनकी एनर्जी से मिनिमम होती रहती है। नहीं आया किसी को कुछ भी समझ में? आ गया सर। तो वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस समझ में आ गया एनर्जी वाला। यही रियल लाइफ को भी शो करता है भाई। तुम किसी के दोस्त बनना चाहते हो तो थोड़े बहुत एफर्ट्स तुम्हें दिखाने पड़ते हैं, उसको भी दिखाने पड़ते हैं। अगर म्यूचुअल होती हैं चीजें तो तुम पास आ जाओगे, लेकिन अब पास आने के बावजूद भी तुम और पास आने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस दिन तुम और ज्यादा पास आने की कोशिश करोगे और तुम उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, तुम किससे मिले थे, क्यों मिले थे, कौन है ये, तो भाई उस दिन फिर चीजें खराब होंगी। उसी तक तू है कौन, और तू ऐसे कैसे पूछ रही है, या पूछ रहा है, जो भी ठीक चैट है, बॉक्स पे करो। ज्ञान दे रही है श्रेया। इसलिए अपनों काफी से ज्ञान। अलग लोगों से दोस्ती करो। श्रेया, ये किसको इशारा कर रही हो तुम? कृति और दीक्षा से बोर हो गई हो क्या तुम? ठीक है, हमें सब पता है, देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यही कह रही है कि इसलिए अलग काफी लोगों बोर। से है। ठीक है। ठीक है चलो,
तो भाई इस ग्राफ में महक तुम्हें कोई डाउट है क्या पेरी पेरी बच्ची? मुझे बताओ कभी सर क्या क्या लिख रही है ये क्या आखिर लिख रही है सर? इंटरेस्ट ही नहीं मतलब था। ठीक है श्रेया, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम रो रही हो क्या? इसको ब्लॉक करो सर। वो श्रेया रो रही है, उसे कुछ अपनी याद आ गई पुरानी। ठीक है, कोई बात नहीं श्रेया, अब तुमने सीख तो लिया ही है। देखो हमें जो भी चीजें होती है उसे सीखना चाहिए। अगर तुमने कोई गलती, मतलब गलतियां हो जाती हैं ऐसे, तो हमें सीखना चाहिए। मान लो तो कोई गलत दोस्त बन गया ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, यही तो लाइफ है। ठीक है भाई, तरफदार तुम्हें समझ में आ रहा है या तुम भी कुछ सैड हो गए? नहीं नहीं सर, आ गया। अच्छा वेरी गुड शाबाश। तो ये सब चीजें काम आएंगी, ठीक है, आगे कॉलेज लाइफ में भी। तो चलो, बाकी कॉलेज लाइफ तुम गंद मचाओगे मुझे पता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस। ले सबको दोस्त मत बनाना, ठीक है? तुम्हें क्वालिटी पे ध्यान रखना है, क्वांटिटी पे नहीं। कुछ लोग सोचते हैं क्वांटिटी हो भाई, सब दोस्त हो, ये भी दोस्त हो, ये भी दोस्त हो, ये भी दोस्त हो, ये भी दोस्त हो, वो भी हो, वो भी हो, सब हो। तो भाई तुम्हारा रियल फिर कोई भी नहीं रहेगा। तो 3-4 लोग ही हो, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, ज्यादा क्लोज मत जाना, नॉर्मल एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन रखना। तो ये कॉलेज लाइफ में बहुत काम आता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो हर ग्रुप का हिस्सा होते हैं और इसलिए उनको कोई भाव भी नहीं मिलता। ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है कॉलेज लाइफ में। तो जो भी सर तुम्हें भाप, सर्कल मिल। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं सर मैं कह रहा था वो भाप मिलता है। भात मिलता है? कुछ नहीं भात, सर, रहने दे। भात तो शादियों में होता है ना, भात नोतने जाते हैं वो मामा जी, ऐसे ही होता है ना, वो पैसे देते हैं। उसकी बात कर रहे हो क्या? शादी से पहले मामा जी आते हैं ना, वो पैसे देके जाते हैं कि भात नोत दिया, ऐसे कुछ सुना है, पता नहीं आई हाँ, डोंट नो। नहीं मेरे को नहीं सुना सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सर अच्छी तैयारी हो रही। हाँ हाँ, वेरी गुड शाबाश। हाँ ठीक हाँ है सर। ठीक है। तो ये हमारे पास था। आई होप इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या ये जो मेरे पास न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्या ये चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है या नहीं है? क्या ये चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है? देखो एक सेकंड सुन लो, हमारे पास कितने टाइप के फोर्स लग सकते हैं? क्या इसके अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन पे यस फोर्स सर। लग रहा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लग रहा होगा, राइट? तो इसका मतलब फोर्स हर किसी पे ही लग रहा है, एक दूसरे पे इंटरेक्शन लग रहा है, अंदर ही अंदर एक फोर्स लग रहा है। तो ये कोई चार्ज के ऊपर डिपेंड मत करवाना, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं भाई। तो न्यूक्लियस के अंदर ही आपस में ही एक दूसरे पे फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव मोस्टली होता है वैसे, क्योंकि तुम्हें पता है कि दो चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो वो एक तरह से चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें 3 टाइप के फोर्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये कोई ऐसा कोई चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तब भी ऐसा इंटरेक्शन लग रहा है। तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया समझ में? रितेश, प्यारे प्यारे बच्चे, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, तो और एक चीज और, ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो नॉन सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है? जैसे तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना कि सेंटर पे आके अट्रैक्ट करते हैं और सारी चीजों को ये यस सर। सेंटर पे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसा कोई नहीं चाहता कि तुम सेंटर पे आ जाओ और फिर जीरो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर वेंटर का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो दीज आर दी नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो दो जो न्यूक्लियर फोर्स है, दो न्यूक्लियन के बीच में लगते हैं। ठीक है, और वो कोई मतलब सेंटर वेंटर का ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दीज आर दी नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आदित्य आया क्लास के अंदर? आदित्य नहीं है, वेरी गुड शाबाश। चलो वो तो आई है ना दीक्षा, ठीक है, दीक्षा बता देगी बाद में। ठीक है चलो, तो हमारे पास अब कुछ अगर, भी। अरे मतलब वो तुम्हारे स्कूल में है ना, तो अगर पूछेगा तो तुम हेल्प नहीं करोगी उसकी? हेल्प तो करना चाहिए ना, ऐसे गलत बात है। ठीक है, कम से कम अपने स्कूल का है तो कुछ तो हेल्प करें। आदित्य वैसे कैसे आया था एलसी में? तुम्हारी वजह से तो आया था शायद, तुमने रेफर किया था हो। ना शायद, ऐसा मैंने सुना यस है। सर। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड शाबाश। तो ये हमारे पास है मास डिफेक्ट। तो देखो भाई, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स तो खत्म हो गया है, अब आते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया भी था, मास डिफेक्ट कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो बताओ। सर वो मास में जो लॉस आ जाता है बिफोर एंड आफ्टर फिशन या फ्यूजन। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनके बीच में, जैसे मान लो न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, और तुमने न्यूक्लियस को तोड़ दिया। अब तुमने न्यूक्लियस को इस तरीके से तोड़ा है कि प्रोटॉन अपना अलग चला गया, न्यूट्रॉन अपना अलग चला गया। अब मान लो एक न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन न्यूक्लियस था, अब तुमने उसी को तोड़ा है और वो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हिस्सों में टूट गया है।
और जब तुमने इनका मास टोटल देखा ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लिया और टोटल पहली वाली न्यूक्लियस का मास लिया, तो क्या इसका मास तुम्हें सेम मिल जाएगा? तो क्या कोई मास डिफेक्ट आया? इसके अंदर मान लो नहीं नहीं। प्रोटॉन है और इसके अंदर न्यूट्रॉन है, ये बहुत सारे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देख लो, मान लो कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है, ये टोटल न्यूक्लियस है, इसका कुछ मास है। अब तुमने जब इसको तोड़ा तो कुछ प्रोटॉन प्रोटॉन यहाँ आ गए जितने भी हैं, और कुछ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। तोड़ दिया तुमने पूरा न्यूक्लियस को। तो अब इसका कुछ मास था और इस टोटल का मास, तो जब इनके बीच में अगर कुछ मास डिफेक्ट आ गया तो उसको क्या मैं डेल टाइम बोल सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। तो वो डेल टाइम कैसे निकलेगा? वो डेल टाइम कैसे निकलेगा? अच्छा, सबसे पहली बात बताओ जरा, अब इसके अंदर जो मास रहा होगा वो कितना रहा होगा? मान लो मास ऑफ जो इसके अंदर देखो क्या रहा होगा, पूरा का पूरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीजें रही होंगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब एटॉमिक नंबर, राइट? हाँ, एटॉमिक नंबर। यस सर। तो एक सेकंड रुक जाओ, अब ना यहाँ, मास, एटॉमिक मास। ठीक है ठीक है, एक चीज ध्यान सुनना। मान लो Z मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z प्रोटॉन्स है मेरे पास, मान लो इसके अंदर, ठीक है। और तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो आ रहा हूं, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? A माइनस का Z न्यूट्रॉन हो जाएंगे, राइट? भाई अगर प्रोटॉन Z होता है तो मैंने यही तो बताया यस कि सर। A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे मास देखना है तो सबसे पहली बात तो जरा बताना एक बार, प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर जितने Z होंगे? देखो यहाँ पे फाइनल माइनेशन करते हैं ना, तो प्रोटॉन कितने रहेंगे यहाँ पे? प्रोटॉन कितने जेड। रहेंगे? जेड। Z, Z इनटू में मास ऑफ प्रोटॉन, राइट, प्लस, अब ऐसे ही यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे? न्यूट्रॉन, ए माइनस ए जेड। माइनस जेड इंटू वेरी एम। गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो न्यूट्रॉन कितने? A माइनस का Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। अब ये पूरे का मास आ गया यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया, यस सर। माइनस, अब ये इसका मास कितना आएगा इस वाले का? ये है पूरा मास ऑफ न्यूक्लियस, बोलो। पूरा ये है। है पूरा, हाँ यस सर। पूरा मास ऑफ न्यूक्लियस है ये पूरा, मैं इसको कैपिटल N लिख देता हूँ, मतलब पूरे का जितना भी न्यूक्लियस रहे होंगे टोटल, ठीक है ना। तो अब ये वाले टूटने के बाद ये पहले का मास है, तो जो भी डिफरेंस आएगा इनके बीच में वही तो डेल टाइम कहलाएगा, राइट एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। और एनर्जी कितनी निकलेगी फिर? डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर। तो यही तो मेरे पास हुआ मास डिफेक्ट। तो कैन वी से दैट मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट masses of the constituent nucleons like proton and the neutron difference? यस सर। सारे बच्चे लिख लें एक बार, मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द, मास डिफेक्ट में लिखो, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। एक बार तूने वो भेज दिया मुझे डिलीटेड पोर्शन? यस सर। एक सेकंड, एक सेकंड मेरे मेरे बच्चों, हाँ क्या लिख रहे थे तुम? द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द, and the sum of the, and the sum of the rest masses of the, rest masses of the protons and neutrons, protons and neutrons। ये डिलीटेड पोर्शन है। यस सर। Yes, sir. भाई एक बात बोलूं, तुम्हारा न्यूक्लियर का चैप्टर 80% यहाँ पे खत्म हो गया है, तुम्हारा न्यूक्लियस का चैप्टर, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें उन्होंने हटा दी हैं। इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी हटा दिया जो कि अभी मैं इसके बाद पढ़ाता, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी हटा दी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का ही। रेडियो एक्टिविटी की मैंने एक दिन क्लास भी ली थी यूट्यूब पे, याद है? बहुत पहले, मुझे याद आ रहा है, चलो तुम्हें याद अच्छा नहीं होगा। हाँ, वो हमें समझ नहीं आया था। हाँ 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 हाँ, वही जब ये कृति कहती सर क्या था ये, मैंने कहा शट अप, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ठीक है। और बस इसके बाद हम फिर एक काम करेंगे कि यहाँ पे ना न्यूक्लियर रिएक्टर तो नहीं कटा है ना, तो इसके बाद सीधे आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये न्यूक्लियस वाला चैप्टर भी। फिर तो ठीक है, फिर तो कुछ है ही नहीं, और सेमीकंडक्टर में तो कुछ वैसे ही है नहीं है मेरे ख्याल से, 5 को नहीं इसी 30 को खत्म हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस फिर, ठीक है। तो चलो वेव भी हम फिर खत्म कर देंगे 5 तक। तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है मास डिफेक्ट के अंदर? नो सर। देखो हमारी साइड से खत्म हो रहा है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना न्यूमेरिकल की, वैसे हम करेंगे रिवीजन में प्रैक्टिस, लेकिन तुम अपनी साइड से अगर एफर्ट नहीं कर रहे हो तो दिक्कतें आनी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।